हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे साइंस का क्वेश्चन रहता है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे जेके एसएसबी की बात करें, सिलेबस में मेंशन करा गया टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी एंड लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जितना भी कंटेंट है आज की इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चंस इस पर बेस्ड जो होंगे वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम साइंस के क्वेश्चन की बात करें, हमने क्या कवर करा है, हमने थोड़ा सा पार्ट जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो पूरा पार्ट सेक्शन कवर कर लिया है। ये तीसरा टॉपिक है हमारा साइंस वाले सेक्शन का। यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले देखो वहाँ पे दिया हुआ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का मतलब समझना ज़रूरी है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, इन सभी को समझना ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स से थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा फिजिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। एक फिजिक्स हमारे पास होती है क्लासिकल फिजिक्स, नाम तो सुना होगा। एक होती है क्वांटम फिजिक्स, जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। अब क्वांटम को मॉडर्न भी कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि ये फिजिक्स वो है जो मॉडर्न वाली है, जो बाद में आई है, और क्लासिक फिजिक्स वो वाली जो पहले आ चुकी थी, जो क्लासिक थी, जो पहले वाली फिजिक्स थी। क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, इसे हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं, और अगर हम क्वांटम या फिर मॉडर्न की बात करें, इसे माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है 1900 के बाद डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, जो बनी थी फिजिक्स। ये 1900 से पहले पहले जो फिजिक्स चल रही थी वो वाली थी। यहाँ पे क्या था, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। यहाँ पर हम क्या करते थे, कोई भी बॉडी है ना, बड़ी बॉडी है, उसकी पूरी स्टडी वगैरह किया करते थे, वो हमारे पास यहाँ पे आया करता था। बट जब हम यहाँ पर आए माइक्रोस्कोपिक पे, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह आ चुके थे, कई तरह की इन्वेंशन हमारे पास आ चुकी थी। हम एटम के बारे में समझ चुके थे, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियस की स्टडी की बात करते हैं, हम वो सब स्टडी कर रहे थे। मतलब हम छोटे से छोटे लेवल तक जा रहे थे। वो जो छोटे से छोटे लेवल की स्टडी कर रहे थे ना, उसे क्वांटम फिजिक्स में रखा गया है, या फिर यूँ कह लो मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। अब जो हमने कहा क्लासिकल फिजिक्स, जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल की थी, उसको भी आगे फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा गया। जैसे जिसमें एक मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में ऐसे डेप्थ में जाना चाहे तो बहुत डेप्थ में जा सकते हो, बट शॉर्टकट में बताऊं, एक लाइन में बताऊं तो हीट की स्टडी हम इसमें करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक्चुअली में बहुत डेप्थ में यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर बनता है, बट थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से कह सकते हो हीट की स्टडी हम वगैरह करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट वगैरह की स्टडी हम करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इनकी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में मोशन वगैरह हो गया, जो फोर्सेज वगैरह का इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। भी आहिस्ते आहिस्ते आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे है, मैकेनिक्स पे है। अब देखो मैकेनिक्स वर्ड पहली बार दिया किसने था, आइजैक न्यूटन ने यह नाम दिया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैकेनिक्स की बात करें, इसको फर्दर और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इन तीनों का मतलब समझ जाओगे, इन तीनों को जोड़ लोगे, आपको मैकेनिक्स का मतलब समझ आ जाएगा। अभी तक मैंने क्या कहा, फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड थी, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स थी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो क्वांटम फिजिक्स है वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हमने पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स में जो कई सारी टाइप्स आगे और थी, हमने उस क्लासिकल फिजिक्स की जो मैकेनिक्स वाली टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स को फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स मतलब नाम से पता लगता है एट रेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है ना, उनकी स्टडी करते हैं हम किस में, स्टैटिक्स में। मतलब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब ऐसा नहीं कि रेस्ट में से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। जैसे मान के चलो कि जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं, वाटर का ग्लास, उसमें पानी भरा हुआ है। अब वो पानी तो रेस्ट में ग्लास में पड़ा हुआ है, बट इसका मतलब ये जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। जो ग्लास है पानी का भरा हुआ, जो बीकर वगैरह है, उस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, चाहे वो रेस्ट में है, बट इसको पुश करने की कोशिश करें ना, वॉल्स को पुश करने की कोशिश करें, तो फोर्स तो लग ही रही है, चाहे वो रेस्ट में बैठा हुआ है। जो भी है स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो बॉडीज मोशन में होती हैं, रेस्ट में नहीं होती, जो बॉडीज मोशन में होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। बट उसका कॉज क्या है, उस मूवमेंट का रीज़न क्या है, वो मोशन क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कॉज है, उस कॉज के बारे में हम नहीं पढ़ते कि किसकी वजह से वो मोशन हो रहा है। वो सारी फोर्सेस वगैरह उनकी स्टडी हम नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो वो स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ किस वजह से जा रहा हूँ, क्या फोर्सेज मेरे पे लग रही हैं, वो हम स्टडी नहीं कर रहे, वो हम किसकी बात करते हैं, काइनेमेटिक्स की।
तीसरी हमारे पास डायनेमिक्स आती है। डायनेमिक्स हम क्या करते हैं, मोशन की तो स्टडी करते हैं बट वो मोशन किस वजह से हो रहा है हम वो भी स्टडी करते हैं, मतलब कॉज को भी स्टडी करते हैं किसमें, डायनेमिक्स में। तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैकेनिक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है चाहे मोशन में फोर्सेज लग रही हैं, कई बार हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कई बार कंसिडर नहीं कर रहे, इन सभी को कंबाइन कर लो हमारे पास मैकेनिक्स बनता है। ये मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं जो आपके टॉपिक में दिया गया है। किसका पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। मुझे उम्मीद है आपको मैकेनिक्स उसकी टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब मोशन की हमने बात की, मोशन आपको पता है 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। 1 डायमेंशन मोशन मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन। आपको पता है एक्सिस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। जब हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं हम क्या बात करते हैं, जैसे मान के चलो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रहता है, ये मेरे पास वाई एक्सिस रहता है, इस तरह से होता है। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की बात करूंगा तो वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे पास ये कोई पॉइंट है, वो यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, वो यहाँ पे आगे जा रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, मतलब एक ही डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा है। देखो ये क्या ऊपर नीचे आ रही है, अगर मैं मार्कर की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या मार्कर ऊपर या नीचे जा रहा है, इस लाइन पे नहीं जा रहा है ना, एक एक्सिस में जा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 1 डायमेंशन मोशन है, एक ही डायमेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस दूसरी डायमेंशन, जेड एक्सिस तीसरी डायमेंशन। अगर मान के चलो जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो अभी देखा जाए तो वो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहा है या वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा है, बट वो एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट तो मूवमेंट कर नहीं रहा, एक एक्सिस में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मोशन है वो 1 डायमेंशन मोशन है। इसी तरह से अगर मैं 2 डायमेंशन मोशन की बात करूँ वो क्या हो जाएगा, मान के चलो मेरे पास बॉडी है वो इस तरह से मूवमेंट कर रही है, मैंने कोई बॉल थ्रो किया, मैंने ये मेरे पास वाइट बॉडी मान के चलो, इस पर मैंने मार्कर को फेंका, इस तरह से मार्कर आगे की तरफ गया। अब ये 2 डायमेंशन मोशन की एग्जांपल है। कैसे, यहाँ पर जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा है, एक्स में भी मूवमेंट कर रहा है, वाई पे भी मूवमेंट कर रहा है। आप यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये मान के चलो 1 वैल्यू है, 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रही वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने 1 सेंटीमीटर मान के चलो चलना स्टार्ट किया था, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर तक आ चुका है, मतलब एक्स एक्सिस में पहले वो यहाँ पर था, अब एक्स एक्सिस में वो यहाँ तक आ चुका है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट तो कर ही रहा है, एक डायमेंशन में मूवमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुका है, यानी कि वाई एक्सिस में भी वो मूवमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है, यानी कि 2 डायमेंशंस में मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर जो है वो 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है। और एक एग्जाम्पल लेके वो चलिए 3 डायमेंशन मोशन की बात करें, सिंपल से एग्जाम्पल है, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं तो वो 3 डायमेंशन के अंदर आता है। बर्ड्स जो है वो ऊपर भी जा सकती है, देखो बर्ड्स, कोई बर्ड पक्षी मूवमेंट कर रहा है, वो ऐसे उड़ रहा है इस तरह से, वो टर्न भी तो ले सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, सीधा भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, और ऊपर उड़ सकता है, नीचे भी आ सकता है, मतलब एक्स एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है और जेड एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो 3 डायमेंशन मोशन की हमारे पास एग्जाम्पल आती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट की डेफिनेशन लिखिए, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आपको श्योर क्लियर होगा। कहा गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान के चल लो। अब हुआ क्या, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत क्या पड़ी वो समझ लो। जैसे एक बेसिक से एग्जांपल जो हम बुक्स में पढ़ते हैं जनरली, वहाँ पर क्या कहा गया था, क्या कहा जाता है, ये मान के चलो एक ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है। एक ट्रेन में आप बैठे हो, एक सीट यहाँ पर है, एक सीट यहाँ पर लगी है, इस तरह से 4 सीट्स लगी है आपके पास, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जो है वो मूवमेंट कर रही है, ट्रेन इस तरह से मूवमेंट कर रही है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। ट्रेन अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ, ट्रेन की सारी विंडोज़ वगैरह क्लोज हैं, सब कुछ बाहर, कुछ आपको दिख नहीं रहा, आप अंदर बैठे हो, तो यहाँ पर ट्रेन जब यहाँ पर थी, कुछ टाइम पर ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, कुछ टाइम पर ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। ये जो पर्सन है ये यहीं पर बैठा हुआ है अभी भी, और इसके सामने जो पर्सन है वो अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ट्रेन चाहे यहाँ पर पहुँच गई, तभी दोनों सीट्स यहीं पर हैं, पर्सन अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। ट्रेन और आगे चली गई है, पर्सन अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस पर्सन की बात करें, इस पर्सन के रिस्पेक्ट पे क्या ये पर्सन मूवमेंट कर रहा है, नहीं मूवमेंट कर रहा, क्योंकि इस पर्सन के रिस्पेक्ट पे ये अभी भी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। ये यहाँ पर बैठा था, वो दूसरा भी यहाँ बैठा था, आधे घंटे के बाद क्या हुआ, पहला पर्सन यहाँ बैठा, दूसरा अभी भी यहाँ बैठा था, 4 घंटे के बाद भी क्या हुआ, पहला पर्सन यहाँ पे था, दूसरा पर्सन यहाँ पे था। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से अभी तक रेस्ट में है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बट अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हो, आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये ट्रेन पूरी की पूरी मूवमेंट कर रही है। ये पर्सन्स पहले यहाँ पे थे, उस पोजीशन पे थे,
अब उनकी पोजीशन चेंज हो गई, कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गए, फिर पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई। इसका मतलब जो बाहर प्लेटफॉर्म में पर्सन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट पे क्या हुआ, ये पर्सन मोशन कर रहे हैं। बट इनकी आपस की बात करें, दोनों पर्सन के लिए मोशन नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, एक ही जगह बैठे किसी तरह की मूवमेंट कर नहीं रहे, उनका डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, बट इस पर्सन के रिस्पेक्ट की बात करें जो कि बाहर प्लेटफॉर्म में खड़ा है, ये तो मूवमेंट कर रहे हैं, पहले यहाँ पे थे, अब ये यहाँ पर आ गए, अभी यहाँ पर आ गए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में है, ये जो पर्सन है मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पे जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट होता है वो यहीं पर यूज होता है। ये दोनों ही सिचुएशन सही हैं, ये पर्सन्स जो है ये रेस्ट में भी हैं और ये पर्सन्स जो है मोशन भी कर रहे हैं, दोनों के दोनों कंडीशन सही है। बस हमें डिफाइन करने के लिए यहाँ पे रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर आप इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो ये हाँ रेस्ट में है, अगर बाहर वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मोशन पे है, यानी कि रिलेटिव टर्म हो गया है। आप बिना रिलेटिविटी के इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। रेस्ट की बात करें तभी डेफिनेशन दी गई, कोई भी बॉडी है उसे रेस्ट में तभी कहा जाएगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करिए सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे। जैसे मान के चलो ये व्हाइट बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे इस रूम में कई सारे वॉल्स दीवारें भी हैं। क्या ये जो व्हाइट बोर्ड है ये सराउंडिंग इसकी कौन सी होगी, दीवार वगैरह इसकी सराउंडिंग होगी, क्या ये दीवार के रिस्पेक्ट पे जो भी वॉल्स वगैरह हैं इनके रिस्पेक्ट पे पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है। अगर मैं प्लैनेट के बाहर चला जाऊँगा, अर्थ के बाहर चला जाऊँगा और प्लैनेट के बाहर से अगर मैं अर्थ को ऑब्जर्व करूँगा तो अर्थ तो मूवमेंट करता जा रहा है ना, अर्थ सन के चारों चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें वो भी मूवमेंट कर रही हैं। तो जो बाहर दूसरे प्लैनेट में पर्सन है अगर वो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ मोशन में है। बट हम बात करें यहाँ पे, अभी मैं प्रेजेंट रूम में हूँ, मैं बात करूँ उसकी सराउंडिंग कौन सी है, इस व्हाइट बोर्ड की सराउंडिंग है, वॉल्स वगैरह बाकी सब कुछ, इनके रिस्पेक्ट पे क्या है, मूवमेंट कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। व्हाइट बोर्ड नहीं पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये व्हाइट बोर्ड जो है रेस्ट में है। और अगर हम बात करें मोशन की, मोशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी बॉडी वगैरह है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे, इसका मतलब क्या है, वो मोशन पे। जैसे मेरा सराउंडिंग ये व्हाइट बोर्ड है, ये वॉल्स वगैरह हैं, मैं कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं वहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, मैं मोशन में हूँ, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है आप किसके रिस्पेक्ट पे बात करें। तो रेस्ट भी आपको समझ आ रहा होगा, मोशन भी आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आगे देखो, वेलोसिटी डिस्कस करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। ये बेसिक सा फंडा है, आप सभी को क्लियर होगा ही होगा। डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसने कितना पाथ ट्रैवल करा। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक बॉडी ने मूवमेंट चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर वो यहाँ पर गया, उस पर्सन को यहाँ पे पहुँचना था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कोई पर्सन है उसने ए पॉइंट से निकलना स्टार्ट करा और वो बी पॉइंट तक उसको जाना है। तो डिस्टेंस कैसा हो सकता है कि वो पर्सन क्या करता है, इस तरह का, वो पहले यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ और यहाँ पहुँचता। तो ये मैं क्या कहा था कि ये उसका पूरा जो उसने पाथ ट्रैवल किया है, जो उसने पूरा रास्ता कवर किया है, ये क्या हो जाएगा, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है। ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर था, ये 3 था, ये 6 था, ये 8 था, ये 1, ये 2 था। तो हम डिस्टेंस कितना निकालेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कौन सा पाथ ट्रैवल कर रहे हो, उस पाथ पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि डिस्टेंस जो है पाथ पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो इस पर्सन को ए से बी तक जाना था, वो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर अब वो यहाँ पे चला गया। ये जो ये डिस्टेंस है ये था 5 सेंटीमीटर और ये था 6 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 6 11, यहाँ पे 11 हो गया। अगर इस रास्ते से जाता डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो। डिस्टेंस है क्या, कितना पाथ आप कवर कर रहे हो, वो आपका डिस्टेंस हो गया। सभी को सम कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस। जैसे अगर आपको ए से लेकर बी तक जाना है ना, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, आप ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते हो या ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते हो, आपको स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट रूट देखना है जहाँ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो शॉर्टेस्ट आप यहाँ से ऐसे मूवमेंट करके जाओगे तब भी पहुँच सकते हो ना। तो ये वाली लेंथ होगी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस ही बात होगी, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम रहने वाला है। कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, जैसे ए पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप सीधे जा रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे रहने वाला। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें,
डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना तो एक ही रास्ता आपके पास है और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट यही है। तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव जैसे मैंने बात करा, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, कुछ ना कुछ मान के चलो आंसर 5 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, मान के चलो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, वो ए से लेके पहले बी तक गया, बी से लेके वो सी तक गया, सी से लेके वो डी तक आया, डी से लेके वो ए तक आ गया। मतलब एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे मूवमेंट करके वापस यहाँ पे पहुँच गया। अब इस केस में मुझे डिस्टेंस निकाला, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये कितना हो गया मेरे पास, मान लीजिए यहाँ से उसने 5 सेंटीमीटर कवर किया, फिर 5 कवर किया, 5 कवर किया, 5 कवर किया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उस बंदे ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं बोलूँगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 सेंटीमीटर का उस पर्सन ने डिस्टेंस कवर किया था। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कितना पाथ उसने ट्रैवल करा, वो सारा डिस्टेंस हो जाएगा। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। अब उस पर्सन ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और वापस वो ए पॉइंट पर ही आ गया है, मतलब ए से लेके ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो कुछ हो गया ही नहीं, क्योंकि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और घूम के वापस यहीं पर आ गया। तो इन दोनों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस कितना रहने वाला है, वो तो कुछ होने नहीं वाला, सेम ही पॉइंट पे खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं वापस घूम के यहीं पर आ रहा हूँ, तो मेरे इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन की बात करूँ, डिस्टेंस तो कुछ होने नहीं वाला है बीच में ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो जीरो रहने वाली है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी रहने वाली है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट से क्योंकि उसी पॉइंट पे आ गए हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते। बट डिस्टेंस की बात करते हैं, कुछ ना कुछ आपको आंसर आना था। समझ आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे हुई, जीरो कैसे हुई। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर निकालते कैसे, अगर सिंपल फार्मूला चाहिए तो फाइनल जो पोजीशन थी माइनस इनिशियल पोजीशन ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे पास ये ग्राफ मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस होते हैं, -1 या -5 मान लो इसको, ये -10 मान लो, ये -50 मान लो, ये +5, ये +10, +15। एक पर्सन उसका इनिशियल पॉइंट ये था। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट ऐसे निकालोगे। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल डिफरेंस निकाल के। तो एक पर्सन था वो स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़ा था, अब वो यहाँ जाने के बजाय वो इस डायरेक्शन में आ गया, माइनस की तरफ आ गए। ठीक है, यानी कि पहले वो 0 पे था, अब वो कहाँ पर आ गया, अब वो माइनस वाली साइड में आ गया, मतलब -10 पे आ गया। तो आपको दिख रहा होगा पहले वो यहाँ पे था, अब वो कहाँ पर आ गया, अब वो नेगेटिव साइड में आ गया। नेगेटिव साइड का मतलब क्या हुआ, वो -10 तक आ गया। इसका मतलब क्या हो, जो आपका आंसर आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है। अगर नेगेटिव में आने वाला है, इसका मतलब क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव आ गई है। अगर वो इस तरफ जा रहा हो तो आंसर पॉजिटिव में आता, बट अभी वो इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो नेगेटिव साइड में आ रहा है। आपकी डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आपको सिंपल ये वाली लाइन याद रखनी है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा कुछ टाइम में, वो होती है आपके पास स्पीड। जैसे अगर मान लो एक बॉडी है, उसने मैं कहूँगा 50 किलोमीटर कवर किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, तो स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर की हम बोलेंगे उस बॉडी की स्पीड हो गई है। ये क्लियर हो गया। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की सही यूनिट मीटर होती है, टाइम की सही यूनिट सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होगी। डिस्टेंस की सही यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की सही यूनिट भी मीटर होती है। स्पीड की क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड। स्पीड आपको बताता क्या है, कौन सी कोई भी बॉडी जो कितने स्लोली फिर कितने फास्ट मूव कर रही है। इस बॉडी ने यहाँ से मूवमेंट की, इसकी स्पीड कम थी, ऐसे गई स्पीड बढ़ गई, और ऐसे गई स्पीड बढ़ गई। तो कोई बॉडी जो है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रही है, वो आपको पता लगता है स्पीड की हेल्प से। समझ के स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे पर यूनिट टाइम, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। फिर सिंपल ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे बोलो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर हम डायरेक्शन को भी फोकस करते हैं डिस्प्ले वेलोसिटी में। डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन को भी फंडा नहीं था, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। स्पीड में बात करें, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, खाली देखा कि कितना लेंथ ट्रैवल किया, कितने टाइम पे कवर किया, स्पीड आ गई। वेलोसिटी की बात करें, आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो भी बताना पड़ता है। जैसे अगर आप मान के चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किया किसी बॉडी ने, वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। वो 50 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया 1 घंटे में, तो हम लोगों को 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में बता दो। उसका मतलब क्या है, मैं उसकी वेलोसिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे भी वही फंडा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टाइम में, वो तो बता रहे हो, बट यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हो कि वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो चीज़ भी मेंशन की जाती है। किसकी हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं वेलोसिटी की। क्लियर हो रहा होगा। स्पीड में सिंपल इतना बता रहे हो कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है।
वेलोसिटी में भी वही बता रहे हो कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन में बता रहे हो कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ये हमारे पास वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो शेयर ज़रूर करना, और बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वेलोसिटी के बाद हम आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? अब मान के चलो आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ठीक है। कई बार आपकी स्पीड चेंज ऐसा तो हो नहीं सकता। अब घर से अगर आप मान के चलो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गए तो पूरे रास्ते में आपकी जो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। ट्रेन एक ही स्टेशन से निकलना स्टार्ट किया, ट्रेन ने इस स्टेशन में पहुंचना है, हर बार ट्रेन सेम स्पीड, कई बार ट्रेन रुकेगी, कई बार स्पीड कम होगी, कई बार स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे केसेस में आपको अगर एवरेज निकालना है कि हाँ एवरेज कितना टाइम लगा है, ओवरऑल कितना स्पीड लगी है, वो आप एवरेज स्पीड के टर्म्स में निकालते हो। कैसे निकालते हो? किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया। क्योंकि हो सकता है यहाँ से लेके इस स्टेशन तक पहुँचने में उसकी स्पीड कुछ रही होगी, कुछ टाइम लिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड बढ़ गई होगी, टाइम कम लिया होगा। हर जगह स्पीड चेंज, टाइम चेंज हो रहा होगा। बट आप जब एवरेज स्पीड निकालनी है, आपने देखना टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करोगे, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बट एक कंडीशन रहती है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वगैरह कवर कर रहे हो, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, उस केस की बात करेंगे, तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मतलब यहाँ पे जब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल इस पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, और जब वो फाइनल में बॉडी थी, फाइनल में वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियल वेलोसिटी बाकी सब छोड़ दो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 निकाल दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इस केस में। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, स्पीड आपको समझ आ गया, वेलोसिटी समझ आ गया, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। बट इसे समझना भी जरूरी है, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग भी थोड़ा सा समझो, फिर थोड़ा सही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी आपको समझ आ गया। एक्सेलरेशन क्या है? मान के चलो एक रेस वाला प्लेटफॉर्म है, गाड़ियाँ कार की रेस वगैरह चल रही है, ठीक है। ये रेसिंग प्लेटफॉर्म में इस तरह से कार की रेस वगैरह चल रही है, तो यहाँ पे कार जा रही है। पहले कार की स्पीड मान के चलो क्या हुआ, कार की स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड थी। यहाँ पे जब टर्न पे आई तो टर्न में थोड़ी सी स्पीड इसने कम कर दी, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। जब ये आगे यहाँ पे आ रहा था, आगे गाड़ी एक और गाड़ी आगे ओवरटेक करना था उसको, या आगे गाड़ी की थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ी, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। आगे रास्ता खाली दिखा, स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर चल गई। इस तरह से कार की स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार की जो वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी पहले ये थी फिर ये हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, वेलोसिटी कम हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि टाइम के साथ, अगर आप टाइम के साथ देखोगे तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। समझ देखोगे वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शन की बात भी करूँ, रेस ट्रैक ये ऐसे मूवमेंट करनी है, तो इस ट्रैक की बात करूँ, इस मूवमेंट की बात करूँ, पहले वेलोसिटी कुछ थी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात करें। गाड़ी में बोलते हो ना एक्सेलरेट में पैडल डालते हो, एक्सेलरेशन देते हो, इसका मतलब क्या है, आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, कभी उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, एक्चुअली में एक्सेलरेट कर रहे हो, आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, डिवाइड बाय टाइम निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो होता क्या है, आपको ना चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया, टाइम सेकंड हो गया। वेलोसिटी की जगह मैं मीटर पर सेकंड लिखता हूँ और टाइम भी तो सेकंड ही है, यानी क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आ गई। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाएगी ना, मतलब वेलोसिटी कम 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 करते जा रहे हो, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये आपको नाम भी याद है, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स और भी हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, सिंपल समझना, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एग्जाम में बैठोगे आपसे पूछ लेगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर, आपने क्या बताना है, आपने दिमाग में ये समझना है कि क्या कभी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मुझे क्या उसकी डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे
टाइम की बात करते हैं, मैं किसी को बोलूँगा कि 4 बज रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में बज रहे हैं, 4 लेफ्ट साइड में बज रहे हैं, 5 राइट साइड में बज रहे हैं, कभी ऐसा बोलता हूँ? सिंपल मैं वैल्यू देता हूँ कि 5 बज रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ 5 बजे का टाइम हो रहा है, डायरेक्शन ही बता रहा ना। यहाँ पे टाइम की स्केलर क्वांटिटी होगी, मास, इस मार्कर का मास कितना है, 25 ग्राम है। मैं बोलूँ कि 25 ग्राम ऊपर से मास है, 25 ग्राम नीचे से मास है, 25 ग्राम लेफ्ट साइड से मास है, ऐसा नहीं बोल रहा ना। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं मुझे पड़ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, बता रहा हूँ कितना भारी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ। मास हमारे पास क्या होगा, स्केल होगा। टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ये बता रहा हूँ 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। मैं बता रहा हूँ इस रूम का कि उस कॉर्नर में कितना है, या लेफ्ट साइड में कितना टेम्परेचर, राइट साइड में कितना टेम्परेचर, नहीं बता रहा ना, सिंपल वैल्यू बता रहा हूँ। क्या मैं डिस्टेंस हमने देखा था, डिस्टेंस क्या था, सिंपल पाथ में ट्रैवल कर रहे हो। हम डिस्टेंस की बात करें, जैसा मर्जी कवर करो, हमारा मेन फंडा क्या था, आपने टोटल लेंथ कितनी कवर किया, आपको सिर्फ वो बतानी है। डायरेक्शन यहाँ पे कोई फंडा था ही नहीं, वहाँ पे हमने देखा डिस्टेंस में डायरेक्शन कोई फंडा नहीं था, सिंपल कितना लेंथ वो ट्रैवल कर रहा है वो हमारे पास आ रहा था, स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम हो गया, पावर हो गया, एंट्रोपी, एनर्जी, सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट इनकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी की बात की हमने, अभी वेलोसिटी के बारे में समझा, मैग्नीट्यूड तो था कि 50 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन में बताना ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो रही है, वेलोसिटी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन भी वही था ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नाम आ गया इसमें डायरेक्शन तो चाहिए यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं, आप यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, अगर आप इस एक्सिस में आ गए तो नेगेटिव हो गया था, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेट, एक होता है मास, इसका मास कितना है कि, तो वेट जो कि फोर्स लग रही है, जैसे अगर आप यहाँ पर वेट कुछ होगा, मून पे चल जाओगे वेट अलग हो जाएगा, तो वेट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड वगैरह करता है, इसका मतलब वेट हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। प्रेशर, कौन से एक्सिस में प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर यहाँ पर लगा रहे हो, वहाँ लगा रहे हो वगैरह, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स, ग्रेविटी वगैरह सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को समझ आ गया होगा। ये था आज का टॉपिक, बाकी इस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप जाके विजिट ज़रूर करना, और हमारा जो नया यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। सभी जो भी वीडियोज़ ऐसी रहेंगी वो आपको साइंस की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, वहाँ पर जाके वीडियोज़ मिल जाएगी, वहाँ पर जाके स्टडी वगैरह कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।